हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत ही प्यारा सवाल है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का एक वाकई बहुत ही शानदार सवाल है और मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को अगर आप आखिरी तक देखते हो तो कैसे हम सेंटर मास फ्रेम में जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, कैसे हम लॉज ऑफ मोशंस के इक्वेशंस लिखते हैं, कैसे हम सर्कुलर मोशन लिखते हैं, वो तमाम चीज़ें इधर आनी है। ठीक है, कैसे हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब बॉडी रोटेट भी कर रहा हो, ट्रांसलेट भी कर रहा हो, तो ये सब कुछ आप समझ जाओगे अगर इस क्वेश्चन को आखिरी तक आप देखते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म रॉड है भाई, है ना। और अगर रॉड की बात करते हैं तो रॉड का मास m गिवन है। ठीक है, तो रॉड का मास m हो गया और अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ 2l गिवन है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये सही होगा मेरे ख्याल से। तो 2l इसकी लेंथ हो गई जी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधा है। देखो ये जो दिख रहा है ये मासलेस स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बॉल, एक छोटा पार्टिकल अटैच किया हुआ है। इस अरेंजमेंट को स्मूथ सरफेस पे रख दिया और इनिशियली इस स्ट्रिंग को 90 पे ले जाके खींच रखा है। खींच रखा है मतलब उसको स्ट्रेट रखा है, उसमें कोई टेंशन नहीं दिया है। और ऑल ऑफ द सडन इसको इस तरफ एक वेलोसिटी दे दी। ठीक है, हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्स पे एक वेलोसिटी दे दी, दैट इज वी नॉट। अब क्या हुआ, इसके बाद पूछता है जैसे वेलोसिटी दी एट दैट सेम मोमेंट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ रॉड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। जिस मोमेंट पे वो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया उसी मोमेंट पे आपको एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड निकालना है। बड़ा प्यारा सवाल है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ द रॉड एंड स्टिक्स टू इट। मतलब ये ऐसा चलता है तो फिर वो कुछ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मूव करेगा, बट फाइनली ये इसके सेंटर पे टकराता है और चिपक जाता है। तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली इस रॉड की। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात कर ले कि फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा। तो देखो, जैसे तुम जिस मोमेंट पे इसको वेलोसिटी दोगे उसी समय ड्यू टू इनर्शिया ये क्या होगा, ये रॉड रेस्ट पे रहना चाहेगा और ये इस तरफ वी से जाना चाहेगा। तो रॉड रेस्ट पे रहना चाहेगा मतलब रॉड का ये वाला जो एंड है बेटा, ये भी रेस्ट पे रहना चाहेगा। मतलब एज अ रिजल्ट इस स्ट्रिंग में इलोंगेशन की एक टेंडेंसी आएगी जिसकी वजह से एग्जैक्टली उस मोमेंट पे आप एक टेंशन देखोगे। इस तरफ एक टेंशन आ जाएगा। तो अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, बराबर ही होगा। मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है। तो देखो रॉड पे जो लग रहा है वहां पे भी टेंशन आ जाएगा सर। ठीक है, अब रॉड का ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है सर। ठीक है, जहां पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है। अब आप बड़े ध्यान से सोचो, तो अगर मैं सिर्फ रॉड की बात करूं और सिर्फ एनएलएम अप्लाई करूं रॉड पे, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रॉड की बात कर रहे हैं, आई होप सबको सब कुछ सही से दिख रहा है। अच्छा ये थोड़ा ऊपर लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम रॉड की बात कर ले बेटा, तो रॉड पे एक ही फोर्स है हमारे पास जो कि टेंशन है और रॉड का मास m गिवन है। तो भाई रॉड के पास डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको मैं ए आर लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। तो लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई टी को एम ए लिखो ना, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज टी इज द नेट फोर्स ऑन दैट रॉड। टी जो है वो नेट फोर्स हो गया उस रॉड पे। ठीक है, तो नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, कहीं से कोई पंगा नहीं। आप बात समझ रहे ना। अगर मैं यहां से दिखाऊं तो यही रॉड था बेटा, तो रॉड के इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हम एक बॉडी की बात करते तो बॉडी पे रॉड पे एक ही फोर्स है, दैट इज टी। तो इसके सेंटर को एक एक्सेलरेशन मिल गया, दैट इज ए आर। यहां तक बातें समझ आ रही है। लेकिन जब भी सेंटर मास फ्री हो मूव करने के लिए तो हमेशा सेंटर मास के हिसाब से सोचते हैं। तो अगर सेंटर मास से देखोगे तो ये जो टेंशन लग रहा है इसको घुमाएगा भी, और अगर यहां से देखा जाए तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा। अगर इधर बैठ के देख रहे हैं आप तो यहां तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां से एक टॉर्क भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टी। तो इसके सेंटर को, सेंटर ऑफ द रॉड has acceleration AR. At the same time, this rod has an angular acceleration of alpha because of the torque produced by this T. तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, that T into L, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज एल ना, 2L था टोटल। तो ये टॉर्क हो गया सर, दिस इज द टॉर्क ऑन द रॉड। सो इट कैन बी रिटन एज मास इंटू लेंथ का स्क्वेयर, लेंथ इज 2L आई थिंक, 2L का स्क्वेयर अपॉन 12 इंटू अल्फा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम यहां तक होनी चाहिए।
आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब देखो मज़ेदार पॉइंट ये हुआ कि रॉड को क्या क्या हुआ वो सब पता लग गया। अब देखो ये ए आर मिल गया सर, ये ऐसा लिख दिया। अब ए आर को अल्फा आर ऐसा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि भी सेंटर को एक एक्सेलरेशन मिला उस फोर्स की वजह से, और इस फोर्स ये कोई रोलिंग या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते दो इंडिपेंडेंट रिलेशन जिसमें ए आर और अल्फा हमने निकाल लिया। अब आप देखो ग्राउंड के फ्रेम से अब ए को ऑब्जर्व करो। तो ए जो है सर, इस ए के पास इस तरफ एक एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के फ्रेम से। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए की बात करते हैं, तो ड्यू टू ट्रांसलेटरी, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता तो हमारे पास ए आर होता। अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता तो हमारे पास ए आर होता। रोटेशनल भी है तो ड्यू टू दिस रोटेशनल मोशन यहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। वो कितना? अल्फा इनटू लेंथ, लेंथ मतलब रेडियस। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए को हम सम ऑफ दीज टू क्यों लिख सकते? हम सम ऑफ दीज टू क्यों लिख सकते? क्योंकि भाई जो भी कोई भी बॉडी का पॉइंट है, अगर उसको एक्सेलरेशन किसी भी तरीके से मिला है, नेट एक्सेलरेशन में वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब अगर सोचो कि मैं ए के फ्रेम से अगर इस पार्टिकल को देखना शुरू करूं तो ये सर्कुलर मोशन दिखेगा। अगर इस एम को विथ रेस्पेक्ट टू ए देखा जाए तो क्या हमें ये सर्कुलर मोशन दिखेगा? 100% दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो वेलोसिटी है यहाँ पे कितनी, वी नॉट, और ये ऐसा घूम रहा है। लेकिन अब अगर हम ए से देखेंगे तो ए के फ्रेम में अगर आप देखो इस एम की एफवीडी ए के फ्रेम में बनाओ तो भाई टेंशन तो किसी भी फ्रेम से आ ही रहा है, बट ए हैज सम एक्सेलरेशन, तो एक सूडो फोर्स बनता है सर एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट। तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और यही जो फोर्स है यही इसको वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि यहां से देखने पे ये गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है। तो दैट टी प्लस दिस, मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा? टी, अच्छा ये नहीं दिखा होगा आपको, सॉरी सॉरी, ये अब दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखो इसका हमने अगर एफ बनाया तो एक टेंशन और दूसरा स्यूडो फोर्स। क्यों स्यूडो फोर्स? क्योंकि हम लोग एफ विथ रिस्पेक्ट टू ए बना रहे हैं, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए बनाओगे तभी सर्कुलर मोशन दिखेगा ये, ठीक है। तो अब देखो टी प्लस एम ए मस्ट बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे फिर से नहीं दिख रहा क्या? हाँ, एम ए इज इक्वल टू मास इनटू इसकी वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन एल। लिख सकते क्या? अब तुम्हारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं। अब इन तीन इक्वेशन पे देखो हमारे पास तीन ही अननोन है, टी अल्फा ए, टी अल्फा ए, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ए आर हमें नहीं पता है, ए आर जो कि हमें निकालना है, टी हमें निकालना है, अल्फा हमें निकालना है, बस। तो ये तो निकालना ही था, और ये तो अगर आप देखोगे तो यही तीन अननोन है। वी हैव दीज थ्री इक्वेशंस। अगर आप इसको लिखेंगे तो विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से जब आप रिजल्ट निकालेंगे इट वुड बी वी नॉट स्क्वायर अपॉन 5L। दिस इज द आंसर। ये फर्स्ट पार्ट देखो बड़ा आसान सा दिख रहा है, बट बहुत प्यारा सवाल है। कैसे हमने वो इंडिपेंडेंट तरीके से टॉर्क लिखा, फिर एक्सेलरेशन लिखा, फिर रिजल्टेंट लिखा, फिर सर्कुलर मोशन लिखा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे क्या है? द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ द रॉड एंड स्टिक्स टू इट। तो क्यों ना फाइनल पोजीशन की बात कर ली जाए। तो फाइनल पोजीशन कहीं पे भी कुछ रहे, किसी भी एंगल पे हो, मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जब यहां चिपक गया तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर पे ही होगा। सेंटर ऑफ मास इस सेंटर रॉड के सेंटर पे ही होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआती टाइम पे अगर आप देखोगे ये रॉड था बेटा सॉरी, और वहां से एक रस्सी बंधी थी। जरा ध्यान से गौर से समझिएगा। तो भाई हमने शुरू में सिर्फ इसको वी नॉट वेलोसिटी दी। बहुत सही सवाल है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हमने एक वेलोसिटी दी, यहाँ पे एम मास रख दिया। तो भाई इस सिस्टम पे इसका भी मास एम है, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर देखें तो वो वाई एक्सिस पे 0 है। अगर हमने इसको एक्स और इसको वाई लिख दिया तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी दिख रहा है। अब अगर आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखें तो कितना हो जाएगा? m इंटू वी नॉट प्लस एम इंटू 0, क्योंकि रॉड के पास हमारे पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, अब डिवाइडेड बाई 2m, तो वी नॉट बाई 2।
और सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास एक्स पे ही चल रहा होगा, तो देखो यहाँ पे जिस समय वो सेंटर को स्ट्राइक करेगा उसमें ये यहीं होना चाहिए बेटे जी। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सेंटर मास एक्स के अलावा कहीं मूव कर नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है और सेंटर मास की वेलोसिटी इनिशियली वाई एक्सिस पे जीरो थी, तो ये तो पक्की बात है। तो अगर मैं इस लाइन के पे ही कोई पॉइंट ले लूं और वहां से सेंटर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दूं तो मजा आ जाए, क्योंकि जब यहां मैं पहुंचूंगा डेफिनेटली इट विल हैव सम वेलोसिटी, ठीक है, और वो इनफैक्ट इतनी वेलोसिटी होगी क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो, और ये ऐसा घूम रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा होगा ओमेगा से। तो अगर मैं इस लाइन पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं जिसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, तो बेटे जी फाइनल एंगुलर मोमेंटम बहुत आराम से हमें कैसा मिलेगा, तो सीधा m, देखो ये पार्टिकल तो सेंटर पे चिपक गया, उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो m l स्क्वेयर बाई 12 इंटू ओमेगा, दिस इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया हो तो ठीक है, तो मजे की बात है, तुम इनिशियल सेंटर मास ले लो, फाइनल सेंटर कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आना है, ठीक है। तो अब अगर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो अब अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखना स्टार्ट कर लूं, देखो मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तब भी वही रिजल्ट आएगा, कि सेंटर मास पे बैठ जाए तब भी वही रिजल्ट आएगा, और बाहर से लिखे तब भी वही रिजल्ट आएगा। कैसे, मैं समझा रहा हूं। देखो सेंटर मास पे बैठ जाते या इस लाइन पे बाहर कहीं उतरते, इन बोथ केसेस फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें ऐसा ही मिलता। बात समझ आ रही, ग्रेट। अब देखो बेटे जी, अगर इस लाइन पे मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट देखता हूं, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये पूरा एल हो जाएगा सर। तो अब अगर आप देखो कि मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखता हूं, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इट इज वी नॉट बाई टू। बड़े ध्यान से देखिएगा, तो अगर सेंटर मास की वेलोसिटी वी नॉट बाई टू है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखो, तो सेंटर मास के फ्रेम में देखोगे तो देखो ये इस तरफ वी नॉट बाई टू से चलता हुआ दिखेगा, और इसमें माइनस, तो ये इस तरफ वी नॉट बाई टू से चलता हुआ दिखेगा। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप देखोगे तो ये लेंथ कितना है बेटा, एल बाई टू, ये लेंथ कितना है, एल बाई टू। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठता और मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंट, सॉरी नहीं दिख रहा है, अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करता, दोनों का एक ही डायरेक्शन आ रहा है, तो मैं क्या लिख देता, एम वी नॉट बाई टू एल बाई टू प्लस एम वी नॉट बाई टू एल बाई टू, ऐसा लिखता। लेकिन मैं क्या, नहीं, मैं सेंटर मास पे नहीं बैठूंगा, मैं इस लाइन पे जमीन पे बैठूंगा भाई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर मैं इस लाइन पे जमीन पे बैठ जाऊं तो भाई ये रॉड इनिशियली स्टेशनरी था और इसके पास वी नॉट बाई टू वेलोसिटी थी, तो अगर आप इसको सम करोगे बेटे जी तो ये कितना आ जाएगा, एम वी नॉट एल बाई टू आएगा। तो यहां से भी देखो, अगर मैं यहां से देखूं तो ये तो स्टेशनरी दिख रहा है और यहां पे लेंथ कितनी है, एल बाई टू। तो सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें एम वी नॉट एल बाई टू ही दिख रहा है। कैसे दिखा, यहां तक बात समझ आई। तो ये एल इनिशियल हो गया एंड दिस इज एल फाइनल। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। तो आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तब भी कोई पंगा नहीं है। सेंटर मास पे बैठोगे तो सेंटर मास के फ्रेम में हमें दोनों की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, तब आप यहाँ से लिखोगे। अगर तुम ग्राउंड पे बैठ जाओ ऑन दिस लाइन किसी भी पॉइंट पे, तब भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट, बात समझ आ रही, कि मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी है, हमें पता है वी नॉट बाई टू इज द वेलो, बस इस लाइन, इस पार्टिकल के सॉरी इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। बस इतना करना है, सिस्टम पे नेट टॉर्क इज जीरो, तो एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल लिख सकते हैं। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल कर दीजिए, तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा आपको, विच इज 3/2 वी नॉट बाई एल। आप इसको देखिए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, सच पूछिए, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे। क्योंकि जब आप खुद से करने बैठोगे तो कई जगहों पे अटकोगे, और जहां अटकोगे वो तुम्हारे फंडामेंटल्स को चेक करेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते रहेंगे आपसे
है ना? तो अगर सब कुछ सही अच्छा लगा है, समझाना अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो शेयर लाइक एज यूजुअल कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।